नमस्कार, केसीएन न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम चांदनी चौक विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय समाज सेवी व नेता धर्मवीर शर्मा जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। धर्मवीर शर्मा जी, खबर कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बता दें, जो आजकल चल रहा है बटोगे तो कटोगे, इसको लेकर हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ये तो ये कहना है कि राजनीति में जो भी लोग हैं, किसी भी पद पर हैं, चाहे वो सरकार में है, उनको थोड़ी कठोर भाषा से और विभाजनकारी भाषा से बचना चाहिए। क्योंकि समाज जो है, यदि टूटन समझ में आएगी ना, तो समाज का नहीं, वो व्यक्ति का ही अहित होगा। इसलिए समरसता रहे समाज में, ये तो मैं चाहता हूँ, लेकिन इस तरह की जो भाषा है वो मैं समझता हूँ उससे हमको थोड़ा बचना चाहिए, ये मेरा मानना है। ये भाषा सर सीएम योगी जी ही नहीं बोल रहे हैं सर, बटोगे तो कटोगे। देखिए क्या होता है, कई बार जब और आप कह रहे हैं जब हम कहीं किसी कार्यक्रम में होते हैं, हम भी जाते हैं कई बार जी, तो पता नहीं क्या संदर्भ होता है, या जो नेता वहाँ पर उस समय उसकी क्या मानसिकता होती है, तो वो उन्होंने किस संदर्भ में कहा मैं कह नहीं सकता। वैसे वो संत हैं, और संत तो हमेशा समाज के सुख की, सबको जोड़ने की बात करता है। उसके पीछे क्या उनका भाव है मैं समझ नहीं पाया, लेकिन समाज में हमेशा समरसता की और समन्वय की बात करके चलना चाहिए। वो समाज के भी हित में है, व्यक्ति के भी हित में है, और देश के भी हित में है। तो आप इस बात से सहमत नहीं रखते सर? नहीं, मैंने कहा ना जी, उन्होंने किस संदर्भ में कहा मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता उनका क्या संदर्भ था। क्योंकि क्या होता है कि प्रेस जो है वो केवल कुछ चीज़ों को दिखाती है, पूरे संदर्भ को नहीं दिखाती। कई बार इसलिए क्या होता है कि आप पूरी किसी नेता का या मुख्यमंत्री का, मंत्री का, प्रधानमंत्री का बयान सुनोगे पूरे संदर्भ में, तो उसका संदर्भ भी बदल जाएगा, और दो लाइन आप पकड़ लोगे तो उनका संदर्भ दूसरा होगा। इसलिए मैं नहीं कह सकता उन्होंने किस संदर्भ में कही, मुझे जानकारी नहीं है। उनका यही कहना, अगर एक रहोगे तो मजबूत रहोगे। नहीं, एक तो रहना चाहिए भाई, समाज एक हो, देश एक हो, परिवार एक हो, तभी तरक्की कर सकता है। परिवार में भी आपस में 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, अलग अलग चलेंगे तो परिवार एक रहेगा ही नहीं। परिवार हो, समाज हो, देश हो, सबको एक रहना चाहिए। एक रहेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे, तभी तरक्की करेंगे, तभी सुरक्षित रहेंगे। वही सर, पैरोल पर जो डिप्टी सीएम और सीएम आए हैं सर, क्या लगता है दिल्ली का माहौल फिर से बदलेगा? देखिए, जो मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी जमानत पर आए हैं, वो एक भ्रष्टाचार के केस में जमानत उनकी हुई है, और कोर्ट ने विद कंडीशन उनको जमानत दी है, उनको क्लीन चिट नहीं दी। तो अभी हम ये नहीं कह सकते भाई वो उनको क्लीन चिट मिल गई है, अभी तो उनके ऊपर केस चलेगा। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ जिस तरह के आरोप उन पर हैं, वो कहीं ना कहीं दोषी पाए जाएंगे और उनको सजा भी होगी। दिल्ली का कैसा माहौल रहने वाला है विधानसभा चुनाव में सर? देखिए, दिल्ली में इस समय बड़ी उहापोह है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की लोक लुभावनी और जनता को सीधा पहुंचाने वाली कुछ नीतियां हैं, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं। तो उनमें बड़ा इस समय संघर्ष है, और लोग ये महसूस कर रहे हैं कि भाई जो दिल्ली का आम आदमी है वो अपने आप को एक किस्म से ठगा हुआ महसूस करता है। इसलिए वो परिवर्तन भी चाहता है, और उस परिवर्तन में यदि भारतीय जनता पार्टी ने ठीक ढंग से योजना बनाई, ठीक ढंग से नीति बनाई, ठीक उम्मीदवारों को, नए पुराने लोगों का समन्वय करके जमीनी नेताओं को पार्टी ने टिकट दिया, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा मेरा मानना है। जैसे आप कह रहे हो सर, जो आम जनता है वो केजरीवाल अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है, परंतु सर 200 बिजली यूनिट फ्री, यात्रा फ्री है, बसों में टिकटें फ्री कर दी है, आम जनता को और क्या चाहिए सर? देखिए क्या होता है कि आम आदमी जब चुनाव आता है तो वो सबको सुनता है, सबको देखता है। और आज पता नहीं, मैं तो इस बात से व्यक्तिगत रूप से सहमत नहीं हूँ कि जो पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां लोगों को बड़े बड़े वायदे कर रही हैं ना, वो अनुचित है, व्यवहारिक है, अनप्रैक्टिकल है। क्योंकि क्या है कि आखिर बच्ची पैसा तो देश का ही है,
भाई जो सरकारें पैसा देती है किसी भी रूप में, सहायता करती है, सहयोग करती है, पैसा तो देश का ही है, लेकिन वो पैसा ठीक ढंग से व्यवस्थित रूप से लगना चाहिए। आज राजनीतिक पार्टियों में अंधी होड़ हो रही है, एक पार्टी कुछ कहती है, दूसरी पार्टी उससे आगे बढ़ के कहती है, तो आखिर नुकसान किसका होना है? भाई व्यक्ति को शिक्षा दो, व्यक्ति को अस्पताल दो, अच्छी सड़कें दो, हॉस्पिटल दो, ठीक है ना जी, आप व्यक्ति को सुरक्षा दो, ये चाहिए व्यक्ति को, पैसा मत बांटो आप। लेकिन एक दौड़ चल पड़ी है और उस दौड़ में राजनीतिक पार्टियां एक प्रतिस्पर्धा के चक्कर में हर पार्टी उसमें शामिल हो गई है। इसलिए राजनीतिक पार्टियों को इस तरह की स्कीमों से बचना चाहिए। अपना एजेंडा रखे, अपना विजन रखे ना, भाई हम ये करना चाहते हैं, हम ये देना चाहते हैं, फिर ये नहीं होना चाहिए। भाई पहले भी देखिए, अब मान लीजिए कोई सीनियर सिटीजन है 60 साल से ऊपर, उसको आप पेंशन दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अपंग है, कोई विकलांग है, उसको आप पेंशन दे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई बिल्कुल अंधा बहरा गूंगा है, उसको आप सहायता करते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और गरीब आदमी को शिक्षा आप यदि निःशुल्क करते हो तो वो गरीब आदमी भी कंपटीशन में आ सकता है। आज एजुकेशन इतनी महंगी है दिल्ली में, एक छोटा सा बच्चा भी जब प्ले स्कूल में जाता है या प्राइमरी उसमें LG KG में जाता है, उसको कम से कम 8 से 10 हजार रुपये महीने का खर्चा है। तो गरीब आदमी बच्चे को पढ़ा ही नहीं सकता, जब पढ़ाएगा नहीं तो बच्चा पीछे रह जाएगा, तो वो दौड़ में शामिल ही नहीं हो सकता। इसलिए शिक्षा जो है सस्ती भी होनी चाहिए, और किसी स्तर पे यदि सरकार निःशुल्क उपलब्ध करा सकती है तो कम से कम प्राइमरी तक की शिक्षा तो बिल्कुल निःशुल्क होनी चाहिए, 1 रुपया भी नहीं लगना चाहिए। क्या सरकारी स्कूलों में शिक्षा ठीक नहीं है सर? नहीं, सरकारी स्कूलों में शिक्षा है, लेकिन सरकारी स्कूलों में अभी भी जो मानसिकता है, सरकारी स्कूलों में जाने से आदमी संकोच करता है, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग भी सब सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। सरकार के आज भी सरकार के, मैं समझता हूँ दिल्ली में लगभग 20,000 स्कूल है छोटे बड़े मिलाकर, उनमें हजारों लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं। लेकिन सरकारी स्कूलों में और शिक्षा का स्तर सुधारना चाहिए और उसमें और सुविधाएं और लाभ मिलने चाहिए, ये मेरा मानना है। वहीं केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली में शिक्षा का मॉडल बहुत अच्छा है, शिक्षा अच्छी मिल रही है लोगों को। आप सहमत नहीं रखते सर? नहीं, शिक्षा का माहौल दिल्ली में निश्चित रूप से, देखो ये तो ग्रेजुअली सुधार की जो प्रक्रिया है वो ग्रेजुअली है। आज से 30-40 साल पहले दिल्ली में हजारों स्कूल टेंट में चलते थे, आज टेंट में नहीं है। आज दिल्ली में कोई स्कूल टेंट में नहीं है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं। लेकिन बिल्डिंगों के साथ जो स्कूल के पढ़ाई का स्तर है उसमें भी सुधार होना चाहिए। उसमें उतना सुधार नहीं है, बिल्डिंग बनाने से सुधार नहीं होता। आप महल बना के बच्चे को यदि उसको शराब पीना सिखाओगे या उसको गलत झूठ बोलना सिखाओगे तो महल में रहने का लाभ क्या है? वो तो वैसी मानसिकता से बनेगा। इसलिए स्कूल की बिल्डिंग के साथ साथ स्कूल में जो शिक्षा का स्तर है उसमें भी सुधार होना चाहिए, और अभी सुधार की बहुत अधिक आवश्यकता है। इस बार क्या लगता है सर, दिल्ली में कमल खिलेगा? मैंने कहा ना, यदि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने समन्वय से और दिल्ली के जमीनी स्तर के लोगों को चुनाव में उतारा, कुछ वरिष्ठ लोगों को चुनाव में उतारा जो दिल्ली की वास्तव में नब्ज समझते हैं, दिल्ली की जनता से जुड़े हुए हैं, तो निश्चित रूप से भाजपा को सफलता मिलेगी। इसलिए भाजपा की क्या नीति होगी, किस तरह की टिकटें दी जाएंगी, किस तरह के लोगों को मौका दिया जाएगा, इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन लोगों के मन में परिवर्तन की आहट और चाहत है। पार्टी आपको सर 25 का विधानसभा प्रतिनिधि का अगर टिकट देती है तो आप लड़ेंगे? देखिए, मैं पार्टी का एक ऐसा सिपाही हूँ, अपनी तारीफ करना अच्छा नहीं लगता, कि मैंने कभी पार्टी से टिकट नहीं मांगा। पार्टी ने मुझे एक बार मौका दिया, तब भी पार्टी ने मुझे बुलाकर टिकट दी थी। आपको आश्चर्य होगा जानकर, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि तब भी मैंने अपना बायोडाटा नहीं बनाया था। कोई पार्टी का मेरे ख्याल एक व्यक्ति आप नहीं बता सकते जिसने अपना बायोडाटा ना बनाया हो। पार्टी ने मुझे 6 महीने पहले इशारा कर दिया, भाई आपको कोई जरूरत नहीं, आप चुनाव की तैयारी करें। यदि पार्टी इस तरह का मनस्थिति है तो जो पार्टी काम देगी वो चुनाव लड़ने का, पार्टी अलग अलग काम देती रहती है, वो करते हैं, प्रदेश स्तर के करते हैं, जिला स्तर के करते हैं, दिल्ली से बाहर जाते हैं चुनाव में। मैं अनेकों चुनाव में विधानसभा का इंचार्ज बनकर गया हूँ, हरियाणा गया हूँ, हिमाचल गया हूँ, जम्मू कश्मीर गया हूँ, गुजरात गया हूँ। इवन गुजरात का जो महुआ विधानसभा है भावनगर का,
वो मैं उसका इंचार्ज रहा हूँ। वो सीट भी हम पहली बार जीत कर आए थे। तो पार्टी ने जो भी काम दिया उसको उन्होंने शहर से और पूरे तन्मयता से पूरा किया, पूरी प्रामाणिकता से किया। ये अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। ये हमारा हमेशा प्रयास रहता है और आगे भी रहेगा। अंत में मेरा सर आपसे एक ही क्वेश्चन है। 93 से 98 के बाद आप बिल्कुल भी विधानसभा में नहीं आ पाए दिल्ली के अंदर। लगभग 25 साल हो गए सर, क्या कारण मानते हैं इसका? क्या जमीन से जुड़े हुए लोगों को टिकट ना देना? देखिए, सच्चाई तो मेहता जी ये है कि दिल्ली में मदन लाल खुराना के बाद ऐसा कोई व्यक्ति लोगों को में विश्वास नहीं पैदा कर पाया। जबकि दिल्ली में ऐसे कई नेता हैं आज की तारीख में भी। विजय गोयल हैं जो ज़मीनी व्यक्ति हैं, लड़ सकते हैं, फाइटर हैं, रोज़ कार्यक्रम लेते हैं। और पार्टी का नेतृत्व यदि सब मिलकर, आज दिल्ली में हमारे पार्टी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी हैं, यदि वो सब मिलकर लोग काम करेंगे उनके नेतृत्व में और वो भी सबको जोड़कर चलेंगे तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। अंत में कुछ कहना चाहेंगे दर्शकों को सर? तो मेरा तो यही कहना है कि दिल्ली हमारी है, हम दिल्ली को संवारें, दिल्ली को साफ रखें, सुथरा रखें और दिल्ली में हम इस मानसिकता से काम करें कि भाई ये मेरी दिल्ली है, हमारी दिल्ली है। क्योंकि दिल्ली में क्या है कि ये भाव ही पैदा नहीं होता कि दिल्ली मेरी है। और इसलिए दिल्ली में आप देखते हैं गंदगी के ढेर हैं, कूड़े के ढेर हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, अव्यवस्था है, अनुशासन है, ट्रैफिक की समस्या है। लेकिन वो मानसिकता सारे राजनीतिक दलों को मिलकर पैदा करनी पड़ेगी कि भाई दिल्ली मेरी है, हमारी दिल्ली है, हम सब मिलकर इसको संवारेंगे, सजाएंगे तो सुंदर बनेगी, तभी दिल्ली का विकास होगा। इतना बस एक क्वेश्चन और रह गया सर। चांदनी चौक विधानसभा में जो विधायक है प्रहलाद सिंह साहनी, 100 में से कितना नंबर देना चाहेंगे विकास के नाम पर? देखिए, ऐसा है कि अभी मैं 2-3 दिन पहले ही एक रिपोर्ट देख रहा था दिल्ली विधानसभा की। इस समय मेरे पास नहीं है, घर पर है। उस रिपोर्ट में मैंने देखा, आश्चर्य की बात मुझे लगी कि मैंने प्रहलाद सिंह साहनी का और कुछ MLO का देखा। प्रहलाद सिंह साहनी केवल हाउस में जाते हैं, चांदनी चौक की कोई समस्या उन्होंने कभी नहीं उठाई। उसमें उनको मात्र 100 में से 30 नंबर दिए हैं सरकारी आंकड़े ने, और हर मामले में फेल है वो। यदि आप मुझे पहले बताते तो मैं आपको रिपोर्ट लिखाता। वो रिपोर्ट मेरे पास है, वो पूरी रिपोर्ट है। वो एक NGO ने तैयार करी है दिल्ली विधानसभा के माध्यम से ही। और प्रहलाद सिंह साहनी बिल्कुल थक चुके हैं, लोग परेशान हैं उनसे। लेकिन मुझे ये आज तक नहीं समझ में आया कि प्रहलाद सिंह साहनी इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जीत कैसे जाते हैं। लोग 4 साल और 364 दिन उनको गाली देते हैं। कोई एक्टिविटी उस आदमी की नहीं है। सड़कें आप देख लीजिए टूटी पड़ी है, गलियां टूटी पड़ी है, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं है, कोई प्रोग्राम उनका नहीं है, कोई विजन उनका नहीं है, कोई ऐसा कम्युनिटी सेंटर उन्होंने नहीं बनाया, कोई स्टेडियम उन्होंने नहीं बनाया, कोई हॉस्पिटल नया नहीं बनाया, कोई हॉस्पिटल जो पुराने हैं उनमें कोई सुविधा नहीं है। लेकिन ना जाने क्या जादू चलता है, क्या टोटका उनके पास है कि जनता परेशान है लेकिन जीतते हुई है। ये मैं लेकिन समझता हूँ इस बार ये जो परिवर्तन की आंधी है, इसमें निश्चित रूप से यहाँ के जो विधायक हैं बिल्कुल नकारा है, निकम्मे हैं। और सरकारी आंकड़ों में दिल्ली विधानसभा ने जो विश्लेषण करा है उन सब में लगभग प्रहलाद सिंह साहनी टोटल फेल है। मतलब 100 में से उनको किसी में 30 नंबर मिले हैं, किसी में 32 मिले हैं, किसी में 35 मिले हैं। हाँ, ये सरकारी आंकड़े हैं। ये आप भी निकलवा लीजिए। अभी NGO ने करके सरकार से सारी सुविधाओं वो सारी डिटेल निकलवाई थी। उसमें प्रहलाद सिंह साहनी का मैं समझता हूँ 70 जो विधायक हैं दिल्ली के, उनमें सबसे पिछड़ा नंबर है। इसलिए इस बार तो लोग निश्चित रूप से, चांदनी चौक के लोग तो ये मानकर बैठे हैं, बिल्कुल संकल्प करके बैठे कि इस बार हमको परिवर्तन करना है और प्रहलाद सिंह साहनी को यहाँ से बिल्कुल निकाल फेंकना है। इस बार निश्चित परिवर्तन होगा, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।